हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब अंकुर में। आज हम कुछ टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी को के बारे में, जो कि टाइपस्क्रिप्ट है, और फिर फंक्शन ओवरलोड क्या होते हैं। आगे फिर हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, ऑप्शनल चेनिंग, और उसके बाद नलिश कोलिजन। तो ये 4 टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो का पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंडेक्स प्रॉपर्टी इन टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए, जो आज का हमारा वीडियो का पहला टॉपिक है वो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, कि इंडेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है टाइपस्क्रिप्ट में। ये मेरा पुराना एग्जांपल था। ठीक है, हम इसी के नीचे से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंटरफेस है। ठीक है, और इंटरफेस आपको पता है कि ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इंटरफेस मान लीजिए मैं एक एरर कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, और ये एक इंटरफेस है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या होता है इसमें। मान लीजिए मेरा पास एक ऑब्जेक्ट है, और जिसमें मैं क्या कहता हूँ, जिसमें एक चीज़ मैं ले सकता हूँ कि नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, मैं कॉमा वैलिड आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम ले लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल एक इंटरफेस है जिसका नाम, जिससे क्या कर रखा है, एक एरो कंटेनर बनाया, एक इंटरफेस है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, अब क्या है, अब प्रॉब्लम एक ये है कि मान लीजिए अगर मुझे ये इंटरफेस मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरफेस सब फॉर्म में जितने भी मैं यूज़ करूँ अपने टाइपस्क्रिप्ट तब पे अप्लाई हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ फॉर्म में ईमेल होगा और कुछ में यूजर नेम होगा। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये हमेशा हो ही, या मे बी कोई और अदर फील्ड हो सकती है। तो लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो ये इंटरफेस मेरे फुलफिल्ड नहीं कर पाएगा मेरी कंडीशन को, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी मैं किसी के भी फॉर्म पे मैं अप्लाई करूँ, इन सब में मेरी ईमेल पासवर्ड और जो भी उसकी फील्ड रिलेटेड फील्ड हो, जिससे मुझे रिक्वायर रखना हो या वैलिडेशन लगानी हो, तो उसमें मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैं कैसे यूज़ कर पाऊँगा? ऐसे क्या है, ऐसे में क्या है, किसी फॉर्म में ईमेल होगा, किसी में यूजर नेम होगा, किसी में कोई और फील्ड होगी। तो ऐसे करके हो सकता है, लेकिन ये फैक्टर ये नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, और यहाँ क्या करता हूँ, एक यहाँ प्रॉपर्टी हमारी यूज आती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉप कुछ भी ले सकता है, प्रॉप कुछ भी हो सकता है, और इसमें एक स्ट्रिंग टाइप की हो, और जो मेरा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी यही, मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इसे बाहर कर दिया। ठीक है, ये मेरा एरर कंटेनर है। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉप है, प्रॉपर्टी में मेरी स्ट्रिंग है, ये ईमेल को एज ए स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा स्ट्रिंग है जो कि मेरा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ कि एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, एरर बैग जो कि मेरा एरर कंटेनर की इंटरफेस टाइप होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें क्या करूँगा, प्रॉप एज ए स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और फिर मैं वापस इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करूँगा, ये इक्वल टू आएगा, गलत कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, तो ये प्रॉप एज ए स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे नंबर ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने, तो ये क्या कहेगा, ये आपको नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसे भी ले सकता हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी इंटरफेस है, तो जितने भी आपकी ये ऐड ऑन होगी तो वही प्रॉपर्टी आपकी यहाँ डिस्प्ले होगी, वही इंटरफेस जितने भी फॉर्म में प्रॉपर्टी हम एरर बैग में डालेंगे तो वो हमारी डायनेमिकली चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि हम जैसे हमने पहले हम स्टैटिकली ईमेल और यूजर नेम दे देते हैं, लेकिन अगर हम कोई और फील्ड होती तो हम कैसे यूज करते हैं। तो उस केस में क्या करता है, तो इसे हम वापिस हम स्ट्रिंग ले लेंगे, और स्ट्रिंग में हम जितना भी हमारी वेरिएबल में हम वो चीज़ है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंडेक्स प्रॉपर्टी काम करता है टाइपस्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी कैसे टाइपस्क्रिप्ट में काम करता है। तो चलिए चलता है दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है फंक्शन ओवरलोड्स। फंक्शन ओवरलोड्स कैसे काम करता है टाइपस्क्रिप्ट में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोड्स क्या होता है, कैसे फंक्शन है। फंक्शन ओवरलोड का मतलब होता है उसमें उस फंक्शन का नाम सेम होता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ से समझते हैं कि मैं चलता हूँ, हम क्या करते हैं, हमारा जो पुराना इसमें था, हाँ, हम इसे ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा पुराना एग्जाम्पल था। ठीक है,
अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक टाइप बनाया था कंपेरेबल, और ये हमारा फंक्शन ऐड था। तो जैसे फंक्शन ऐड आप देखेंगे तो ये क्या है, कंबाइनेबल दे रहा है, यानी ये स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और नंबर, ठीक है। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके रिजल्ट को मैं रिजल्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और ऐड फंक्शन में और ऐड में 1 और 5 पास करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि ये कंबाइनेबल है तो रिजल्ट हमें क्या देगा, कंबाइनेबल, या तो स्ट्रिंग है नंबर है, इसे नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो रिजल्ट में अगर मैं स्प्लिट लगा दूंगा तो क्या ये काम करेगा, इसे नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या कहेगा कि मैं इट डज नॉट एग्जिस्ट स्ट्रिंग और नंबर, क्योंकि कंबाइनेबल फॉर्म में आ रहा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं इसमें लगा देता हूँ अंकुर, या अंकुर लगा देता हूँ और लगा देता हूँ अनिल, ठीक है, अनिल लगा दूंगा, तो क्या मैं, तो मुझे पता है कि मैं इस पे स्प्लिट मेथड कॉल कर सकता हूँ, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट को नहीं पता है। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि जो रिजल्ट है वो कंबाइनेबल है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है नंबर भी। अगर इसे हमें यूज करना तो मैं एज ए स्ट्रिंग इसे टाइपकास्ट कर सकता हूँ उसे। तो अब आप देखेंगे, आप इसके रिजल्ट पे जाएंगे तो ओवर करेंगे तो देखिए आपको स्ट्रिंग मिलेगा। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, लेकिन फंक्शन ओवरलोड हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। उसे चलिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे पास ऐड नेम सेम रहेगा, तो फंक्शन ओवरलोड हम में क्या करेंगे, तो फंक्शन ओवरलोड हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन में लूंगा, नेम सेम रहेगा, और उसमें क्या होगा, पैरामीटर डिफरेंट होंगे, ठीक है। मान लीजिए ए बी नंबर, और वो क्या प्रोवाइड करेगा, नंबर, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, मान लीजिए अगर मैंने इसे नंबर दिया है, यहाँ एक फंक्शन ओवरलोड मैंने दे दिया, मैं क्या करता हूँ 1 और 2, ठीक, और स्प्लिट कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डॉट, तो ये डॉट टू फिक्स टू लोकल, ये देखिए टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ करके ये इसमें टू फिक्स करके ये कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि अब जो आउटपुट आएगा वो नंबर आएगा। ये देखिए रिजल्ट में आपको कैसे पता चल रहा है, जब मैंने इसमें एक फंक्शन ओवरलोड ऐड किया तो रिजल्ट में ही हमें, ये देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ऐड नंबर, जैसे वो मैंने फंक्शन ओवरलोड ऐड किया जिसमें मैंने दोनों पैरामीटर को नंबर लिया तो उसका आउटपुट भी नंबर है, तो इसको रिजल्ट दिया, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशन ऐड कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फंक्शन लूंगा, ठीक है, और फंक्शन में फंक्शन ओवरलोडिंग वही होती है कि जिसमें फंक्शन सेम होता है लेकिन जो उसके पैरामीटर होता है वो डिफरेंट टाइप के हो सकता है, ठीक है। तो मैं बी को भी स्ट्रिंग ले सकता हूँ और जो मेरा आउटपुट होगा वो भी स्ट्रिंग आउटपुट होगा। तो अभी आपने देखा था कि अभी मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग नहीं करा, ठीक है, और मैं रिजल्ट डॉट स्प्लिट यूज कर रहा हूँ, तो रिजल्ट तो नंबर पे नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें अंकुर, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसमें वर्मा कर देता हूँ, अंकुर वर्मा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अभी मेरा क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कंबाइनेबल है, और ये ऑन द रिजल्ट ही आपको मिलेगा, लेकिन ये रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। तो नंबर में मैं स्प्लिट मेथड को कॉल नहीं कर सकता, तो उस केस में मैंने क्या किया, एक फंक्शन ओवरलोड डिक्लेयर किया जिसमें मेरी दोनों वैल्यू स्ट्रिंग होगी और आउटपुट भी मुझे एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। अब आप देखो जो आपका एरर था वो एरर आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट में अगर आप कवर करोगे तो आपको एज ए स्ट्रिंग मिलेगी देखने को, और ये आप स्प्लिट कर सकते हो। तो ठीक ही आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ओवरलोड दे सकते हो, जैसे नंबर से, जैसे मैंने नंबर से नंबर स्ट्रिंग हो गया या स्ट्रिंग से स्ट्रिंग हो गया, ऐसे आप एक नंबर एक को स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही क्या कर सकते हो कि अगर फंक्शन में ऐड ले सकता हूँ, ठीक है, तो एक को मैं स्ट्रिंग ले सकता हूँ और बी को मैं नंबर ले सकता हूँ और उसका आउटपुट जो होगा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। एक फंक्शन ओवरलोड और मैं ऐड कर सकता हूँ, फंक्शन ओवरलोड, उसमें मैं क्या करता हूँ, ए को नंबर ले सकता हूँ पैरामीटर और बी को मैं स्ट्रिंग करके ले सकता हूँ, ठीक है, और आउटपुट में मान लीजिए मैं नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके फंक्शन ओवरलोड आपके हो गए। जैसे आप ऐड पे होवर करोगे तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऐड में नंबर इसमें 3 ओवरलोड फंक्शन है, तो 3 ऑलरेडी है क्योंकि आपके ये ऑलरेडी बने हैं और स्ट्रिंग नंबर ऑलरेडी हमारा है, तो ये 3 ओवरलोड फंक्शन है, जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के हम बना सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोड काम करता है टाइपस्क्रिप्ट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे फंक्शन ओवरलोड काम करता है टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए चलता है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी तक इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक के बारे में बात करी, एक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज, दूसरा फंक्शन ओवरलोड। तो अब हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है। तो चलिए ऑप्शनल चेनिंग का स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक कॉन्स्टेंट है, मेरा यूजर फेच डेटा है, ठीक है, जो डेटा मेरा
फॉर एग्जाम्पल फैच हो रहा है सर्वर से, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या होगा, एक आईडी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए E1 हो सकता है, मेरा नेम हो सकता है, ठीक है। मैक्स ले लूँ, मैं ले लूँगा मैक्स, ठीक है। और आपका क्या होता है, जॉब हो सकता है। जॉब में क्या होता है, टाइटल आपका हो सकता है, ठीक है, CEO, ठीक है। ये आपकी डेटा हो सकता है। अब मैं अगर इस डेटा को मुझे लॉक करना है तो मैं क्या करूँगा, तो ये क्यों करूँगा, यूजर फेच डेटा डॉट जॉब, ठीक है, डॉट टाइटल भी कर सकता है, ठीक है। तो सेव करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आपका आउटपुट आ रहा है CEO, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, CEO आ रहा है। क्या है, अगर आपका जॉब ना हो फिर क्या होगा, मान लीजिए मैंने जॉब हटा दी है, ठीक है। सेव करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ एक एरर देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जॉब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यूजर फाइल जॉब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आउटपुट देखेंगे तो ये कंपाइल नहीं हुआ, तो इसलिए वो अपलोड नहीं वो नहीं हुआ, ठीक है। चेंज नहीं हुई फाइल, इसलिए वो पुरानी फाइल है, तो इसलिए एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करवा सकते हैं कि अगर मेरा फैच जॉब है तो क्या होगा, अगली जो कंडीशन है, मान लीजिए टाइटल, वो मुझे फैच डेटा डॉट जॉब डॉट टाइटल वो फैच करके मुझे दे देगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने, अगर ये एग्जिस्ट करती है यूजर फैच डेटा में, मैं अगर मेरी अगर जॉब एग्जिस्ट करती है तो मेरी ये वाला जो कमांड है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगी मतलब। तो ऐसा हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरा ये मैं ओपन कर देता हूँ तो अब आपकी अच्छी तरह रन होगी, कंपाइल हो रही है, फाइल इंक्रीमेंट चेंज हुआ, कंपाइल हो गई आपकी फाइल। अब आप देखोगे तो इसमें कोई आपको CEO एज आउटपुट दिखा दे रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दिखा देगा, तो इसमें क्या है, और मान लीजिए अगर ये एरर आएगा तो आपको फिर ये चेक्स में एरर आ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है ताकि हम इस लाइन ऑफ कोड को और कम कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, हम लॉक करेंगे, तो यूजर फैच डेटा हम क्वेश्चन मार्क डॉट जॉब क्वेश्चन मार्क डॉट टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कि ये क्या बताता अभी, ठीक है। मान लीजिए मैंने कंट्रोल, तो कंपाइल टाइम पे ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका डेटा आ रहा है उसमें जॉब एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉपर्टी जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। और आप यहाँ भी देख सकती है आपके जॉब में प्रॉपर्टी जॉब डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, तो आपके यूजर टाइम में आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये डेटा ये चेक करेगा पहले कि आपका यूजर फाइल डेटा है, अगर यूजर फाइल डेटा है तो उसमें जॉब है, अगर जॉब एग्जिस्ट करती है तो फिर ये टाइटल डिस्प्ले होगा, अगर नहीं करती तो ये एरर से डिस्प्ले और एरर आपका कंट्रोल पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आपका एरर दिखाई देगा इसके इसके कंपाइल टाइम पे। तो इस चीज़ को, ये एक ऑप्शनल चेनिंग है। और अगर मैं जॉब हटा दूंगा, जॉब से कमेंट कवर आउट कर दूंगा, तो आपका ठीक बिना विदाउट एनी एरर आपका फाइल कंपाइल हो जाएगी और आपको दिखाई देगा आउटपुट। तो ये था एक ऑप्शनल चेनिंग का सिंपल सा एग्जांपल, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हम अगर हमें चेक करना है कि हमारे डेटा में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो हम इस ऑप्शनल का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, नलिश कोलिजन के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब हम एक और टॉपिक के बारे में बात करें जिसका नाम है नलिश कोलिजन। उसका मतलब क्या है, जो अगर डेटा हमारा नल है तो हम टाइप स्टेटमेंट में उसे कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लीजिए एक यूजर इनपुट है, ठीक है। मेरे पास यूजर इनपुट है जो कि एक नल है, ठीक है। ये पता है, टाइप स्क्रिप्ट को पता है कि यूजर इनपुट जो है नल है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। पर अगर ये डेटा जो है, आप मान लीजिए आप किसी API से कॉल कर रहे हो बैकएंड से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेटा नल है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट स्टोर डेटा ले लूँगा, स्टोर डेटा में। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यू मेरी नल है तो यूजर इनपुट और फिर चेक कर सकता हूँ तो डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आएगा। और मैं अगर इसे लॉक करूँगा स्टोर डेटा को, तो ये मुझे यूजर इनपुट क्या कह रहे हैं, यूजर इनपुट इज नल, ठीक है, यूजर इनपुट इज नल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे, यूजर इनपुट इज नल है, ठीक है। तो इसे देखें क्या दिखाई देगा। तो ये क्या कह रहा है, यूजर इनपुट कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉकेज ऑफ वेरिएबल यूजर इनपुट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यूजर इनपुट आई थिंक मैंने कहीं और भी ले रखा होगा, हाँ ये यूजर इनपुट लिखा हुआ है, तो हम कुछ और ले लेते हैं, यूजर डेटा ले लेते हैं, ठीक है। वो सेम वेरिएबल की वजह से ऐसा हो रहा, यूजर डेटा, ठीक है। मैं यूजर डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। हम यूजर डेटा के नाम से चलता है। तो यूजर डेटा, मान लीजिए कोई डेटा आपका API से फैच हो रहा हो, मे भी वो नल हो, तब क्या होगा, तो तब के केस में आप ये देख सकते हैं कि मैं एक तरह से इसे सॉल्व कर लूँगा कि अगर मेरा यूजर डेटा जो है नल है तो वो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू शो, ठीक है। मान लीजिए तो क्या होगा, तो आपको दिखाई देगा डिफॉल्ट, ये देखिए आपको डिफॉल्ट दिखा देगा। पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये नल ना हो के मेरी एक सिंगल चीज अनडिफाइंड हो,
मान लीजिए फिंगर फॉर इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेस सेव हो, तब भी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये फॉल्ची वैल्यू में ट्रीट होगा और ये एज ए डिफॉल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाता हूँ। तो रिलोड करोगे, ये देखिए आपका डिफॉल्ट ही आ रहा है। तो ये क्या होता है, तो इस केस में हमें एक इशू आ सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर डेटा में एक एम्प्टी स्ट्रिंग जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि ये डिफॉल्ट में स्विच हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम नलिस्ट कोलिजन का ऑपरेटर लगाएंगे। वो कैसे लगाता है, डबल क्वेश्चन मार्क से हम उसे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, और ये जब काम करता है अगर आपका यूजर डेटा अनडिफाइंड हो या नल हो। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं अभी इसे नल ले लेता है, ठीक है, मैंने अगर इसे नल ले लिया, ठीक है, अब आप उस केस में आपकी क्या स्टोर डेटा की वैल्यू होगी, तो डिफॉल्ट आपको दिखा देगा। तो देखिए आपको डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा, और अगर अनडिफाइंड हुआ फिर तो अनडिफाइंड में भी ये आपको डिफॉल्ट ही शो करेगा। ठीक है, रीलोड का ये देखिए आपका डिफॉल्ट ही शो किया। तो इन केस, और अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करूँगा जो कि मेरी कंडीशन थी, मान लीजिए मैं चाहता हूँ डेटा में स्टोर डेटा में मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तब क्या होगा, तो तब आप देखोगे कि तब आप इजीली इसे एम्प्टी स्ट्रिंग आप ऐड कर पाओगे अपने केस में। तो ये नलिस्ट कोलिजन जो ऑपरेटर होता है ये अनडिफाइंड और नल ऑपरेटर पे काम करता है। अगर आपका यूजर डेटा नल या अनडिफाइंड है तब ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू कॉल करता है, अनलेस अनटिल अगर वो अगर वो नल या अनडिफाइंड है। अगर नहीं है तो बाकी वो जो यूजर डेटा आप दे रहा है तो वो आपकी वैल्यू को स्टोर करे। तो ऐसे नल डेटा को, नल और अनडिफाइंड डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट बाय नलिस्ट कोलिजन ऑपरेटर। तो आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।